चलिए, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम तुषार है। पीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था उसका मॉडल आंसर हम लोग लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, कितना कट ऑफ जा सकता है, कितने क्वेश्चन आपके कठिन आए थे, कितने आसान आए थे, ये सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। एक एनालिसिस होगा आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे आप सीजीपीएससी का जो अगले साल का एग्जाम होगा जिसके बारे में एक बात चल रही है कि यूपीएससी की तर्ज पे होगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एडीओ का पेपर हो गया या हॉस्टल वार्डन हो गया, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन सारे एग्जाम का या नई गवर्नमेंट के बाद, वो सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मेनली हमारे डिस्कशन का टॉपिक रहेगा मॉडल आंसर। हम लोगों का जो सेट था वो कितना काम आया, आप लोग ये सारी चीजें बताएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बताते जाएंगे जितना याद आता है कि हम लोगों पे कौन कौन सा था। ओके, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जो एग्जाम के हिसाब से आप देखोगे। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, यहाँ पर एक पॉइंट आता है आपका, कभी भी लास्ट में देखिएगा कि अगर कभी भी विवाद होता है, कोई भी त्रुटि होती है, तो आपका हिंदी भाषा में छपे शब्द या वाक्यों को आधार माना जाएगा। मान के चलिए कोई क्वेश्चन है जिसमें हिंदी और इंग्लिश पे डाउट आ रहा है आपको, ओके, हिंदी पे कुछ लिखा है, इंग्लिश पे कुछ लिखा है, तो ऐसे विवाद की स्थिति पे आपका हिंदी को वरीयता दी जाएगी। तो कभी भी एग्जाम आप देते हैं ना, ये सारी चीजों को ध्यान से पढ़िएगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 100 प्रश्न थे, हर प्रश्न का 2 अंक था, ओके, सभी प्रश्न अनिवार्य है। हर बार सीजीपीएससी बताता है आपको कि कितने उत्तर गलत होने वाले हैं, कितने नहीं होने वाले हैं। पिछले पिछले साल आई थिंक था, उसमें भी माइनस मार्किंग के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। इस बार भी माइनस मार्किंग का कोई जिक्र नहीं किया गया है। पर अगर आप देखोगे तो आपका 2/3 माइनस मार्किंग रहता है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.66 नंबर आपका कटेगा। जनरली इसको बोलते हैं 1.3, बट आप कैलकुलेशन जब करोगे तो आपका 2.3 के हिसाब से आता है। 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही उत्तर गलत होगा, मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पे आपके 2 नंबर कटेंगे। तो 2/3 आप समझ के चल सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसको तो माइनस मार्किंग हम लोग लेके चलेंगे। आगे बात करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन ये सेट ए है, वैसे रोलेक्ट एक्ट के बारे में सही कथनों पर विचार करें, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जैसे बोल रहे रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला भारतीय जो है संघर्ष साबित हुआ था, हालांकि ये काफी हद तक शहरों तक ही जो है सीमित था। दूसरा बोलता है रोलेक्ट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। तो रोलेक्ट एक्ट आपका 1919 के पास आया था क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट कुछ बच्चों के हिसाब से हो सकता है कि गलत है, बट मैक्सिमम अगर आप देखोगे ना तो पहला स्टेटमेंट भी सही है। क्या बोल रहा है ना, पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। यहीं पे थोड़ा सा डाउट आता है क्योंकि अखिल भारतीय बोल रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, क्या इसके पहले कुछ नहीं हुआ है क्या? 1919 के पहले बहुत सारे आंदोलन आपके हुए हैं, चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे फिर आपका स्वदेशी आंदोलन हो जो 1906 के आसपास आपका चला था, और भी अलग अलग आंदोलन भी चले थे। बट नेशनल लेवल पे अगर पूरे ब्रॉड लेवल पे अगर बात करेंगे ना, तो एक्चुअल में एक बुक का स्टेटमेंट है, एज इट इज लिखा है, तो सेम बुक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, आप यहाँ पे विवाद कर सकते हो, दावापत्ति कर सकते हो कि यार 1857 को कैसे आप बोल रहे हो अखिल भारतीय नहीं है, वो जनरली नॉर्थ इंडिया में था, साउथ इंडिया पे नहीं था, है ना, फिर भी हम लोग उसको पहला आंदोलन मानते हैं, तो बोल सकते हैं। फिर भी आप पहला स्टेटमेंट भी सही मानेंगे, दूसरा भी सही मानेंगे, अभी मॉडल आंसर के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट सही। ओके, चलिए दूसरा स्टेटमेंट है संविधान में कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। ये इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, जैसे पहले इंडियन हिस्ट्री का था, ये इकोनॉमिक्स का है। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 आपको बजट के बारे में बताता है। जब भी हम लोग बजट की बात करते हैं ना, आर्टिकल 112 में आता है वार्षिक वित्तीय विवरण बोलता है। दूसरे का आंसर क्या होगा, सी होगा। ये नोट्स में ही है हम लोगों के, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, निम्न में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है। आप लोगों ने, अगर हम लोगों को शॉर्ट्स देखा होगा एग्जाम के कुछ समय पहले, हम लोग डाल रहे थे दर्शन का, मैंने 1 या 2 विचारधारा डाला था, उसी पे जो एक आपका आया था ना दर्शन शास्त्र का आस्तिक नास्तिक, उसी पे था। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आएगा क्या, बौद्ध दर्शन जो है वो नास्तिक विचारधारा है जो वेदों को नहीं स्वीकारता है। ओके, चलिए भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में ये वाले क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू में बहुत बार लेके गए हैं। बताइए उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो यहाँ पर लिखा है पदेन अध्यक्ष, आप अंग्रेजी भी इसको पढ़ोगे तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है। ओके, मीनिंग वही है। देखो चेयरमैन का जब आप ट्रांसलेट करते हो ना, तो वहां पर क्या होता है आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब होता है पदेन सभापति, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। अदरवाइज पदेन अध्यक्ष भी बिल्कुल ठीक है, आप इस पर कंफ्यूज नहीं करेंगे, इस पर विवाद नहीं कर सकते कि सभापति नहीं लिखा है, मेन बात वही हो जाती है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल। आपको बताया होगा मैंने बार बार कि राष्ट्रपति का जो आपका क्या कहते हैं महाभियोग मंडल होता है, वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। दोनों स्टेटमेंट सही रहेगा, ऑप्शन सी आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, जमीन से वायुमंडल में शीर्ष तक हवा की एक स्तंभ ओजोन की मोटाई के रूप में मापा जाता है। जैसे ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर कितनी मोटी है, इसकी मोटाई हम लोग वातावरण में डॉप्सन इकाई से मापते हैं। ये भी इन्वायरमेंट में कई बार आया है कि डॉप्सन क्या है, डॉप्सन क्या है, मैंने कई बार इसको करवाया है।
चलिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, ये भी इकोनॉमी वाला जो भी क्लासेस किया होगा, या मे बी छत्तीसगढ़ वाला भी जो क्लासेस किया होगा, जब मैंने छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रीज बताई होगी ना, तब भी हम लोग योजना के बारे में बात करते हैं, तो उस पे आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आपका आबाद द्वीप है, नदी द्वीप। माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी, इंडियन ज्योग्राफी का एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये एकदम इजी क्वेश्चन था। अगर अभी आप शुरुआत से देखोगे तो पहला क्वेश्चन केवल विवादास्पद है, बाकी आपको दिखेंगे। और जो सेट ए था ना, उसमें लगातार आंसर आपके सी लग रहे थे, देखिएगा जैसे आप देखोगे लगभग हर क्वेश्चन के आंसर शुरुआत में सी लगे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्ययुगीन भारत में सराइस शब्द किसके लिए था? तो यहाँ पे अपनी निंजा टेक्निक काम की है। ओके, अगर आपको नहीं पता, देखो कुछ कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनको आपको छोड़ना है। सीजीपीएससी हो गया या आयोग हो गया, ब्लफ करता है। एक ट्रिक मैंने क्या बताई थी आप लोगों को कि जो भी सबसे बड़ा ऑप्शन दिखे 90% आंसर वही होगा। सराइस वाले उसमें भी सेम केस हुआ है। सबसे बड़ा ऑप्शन क्या दिख रहा है? एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों को तीर्थ यात्रा व्यापारी पर अस्थायी आवास प्रदान करना है, यही इसका आंसर है। चलो, चंद्रयान 3 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रयान 2 का अनुवर्ती था, बिल्कुल चंद्रयान 2 के बाद ही भेजा गया था। मेनली क्या, चंद्रयान 2 हम लोग सक्सेस नहीं हुए थे। आपका जो ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर काम कर रहा था, लैंडर और रोवर हमारा क्रैश हो गया था, तो ऑर्बिटर हमने चंद्रयान 2 का ही पकड़ा है, लैंडर रोवर की बात हो गई, हमने चंद्रयान 3 पे भेजा था। ओके, अब यहीं पे बात आती है, क्या ये एलवीएम 3 रॉकेट के द्वारा भेजा गया था क्या? बिल्कुल, एलवीएम 3 उसका आपका 4th जनरेशन था। तो एलवीएम 3 ये जो आपके होते हैं ना भारी वाले रॉकेट, उनके द्वारा भेजा गया था। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। करंट अफेयर पे आई थिंक मैंने करवाया है ये क्वेश्चन भी। चलो, निम्न में से कौन सा आधुनिक भारत की घटनाओं का कालक्रम है? तो देखो, सबसे पहले अपनाया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 पे, इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, गांधी इरविन समझौता आपका हुआ 1931, और अगस्त प्रस्ताव आई थिंक 1942 के आसपास या 1946 है। ओके, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए, ग्रेफाइट और हीरा, ये हम लोग साइंस पे कर रहे थे, ये दोनों किसके बने होते हैं? कार्बन के। ग्रेफाइट में जहाँ पे कार्बन के 3 अणु होते हैं या 3 परमाणु होते हैं, हीरे में कितने होते हैं? 4 होते हैं। हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। बार बार ये चीजें बताई गई थी, इनको हम लोग अपर रूप बोलते हैं एक प्रकार का। चलिए, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है, बिल्कुल ऑक्टेन रेटिंग इसकी आपकी कम रहेगी। इसके अलावा ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी, विस्फोटक के बिना संपीड़न झेलने की क्षमता उतनी अधिक होगी। ये एक्चुअल में इग्निशन की बात कर रहा है, कंपैरिजन है, ये थोड़ा इंजीनियरिंग लेवल पे गया है, या आप बोल सकते हो केमिस्ट्री पे है। जब हम लोग आईसी इंजन की बात करते हैं ना, तब देखते हैं कंप्रेशन वगैरह कितना है। वैसे जनरली ना आपका ऑक्टेन नंबर का कंप्रेशन से कोई रिलेशन नहीं होता है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों स्टेटमेंट इसकी आपकी गड़बड़ हो सकती है। ओके, ऑक्टेन रेटिंग वगैरह के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। मे बी इस पे, जैसे मैं इस पे थोड़ा सा डाउट पे हूँ, इसका या तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा, सेकंड गलत होगा क्योंकि रिलेशन नहीं है, या फिर इसके दोनों गलत होंगे। ओके, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, इस पे वेट करेंगे हम लोग। जनरली ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिसको आपको इग्नोर करना है। एग्जाम में इस बार 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे, ओके, जिसको आपको क्या करना था? इग्नोर करना था। एक्चुअल में एग्जाम में 100 के 100 क्वेश्चन नहीं बनाने होते। अगर आप 100 में से क्या कहते हैं 10 या 15 आप इग्नोर भी कर दोगे तब भी आपका सिलेक्शन है, बाकी आपको सही है। तो एक क्वेश्चन ये छोड़ने वाला था, क्योंकि जनरली जो पीएससी की तैयारी करते हैं ना बच्चे, वो कोशिश करते हैं कि साइंस को छोड़ दो। चलिए, नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या है? कई बच्चों ने ना इसका आंसर इनमें से कोई नहीं लगाया होगा, किस चक्कर में कि ट्रांस हिमालय को बोल के। बट अगर आप ऐसे देखोगे हिमालय को ना, तो आपको सबसे पहले दिखेगा वृहद, इसके बाहर है ट्रांस। ओके, वृहद हिमालय है आपका, मध्य है, शिवालिक है। तो अगर आप शिवालिक को भी देखोगे ना, तो ये भी बाहरी परत में आता है। ओके, हम लोग बोलेंगे आंतरिक, बट कई बार इसको बाहरी भी बोलते हैं। शिवालिक करेक्ट आंसर आएगा। जियोग्राफी के हिसाब से हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला आपकी क्या हो जाती है? शिवालिक हो जाएगी। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत मत रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 क्या है? इसरो द्वारा हाल ही में एक्सपोसैट जो भेजा गया था, इसके बारे में बताइए। तो देखो, बिल्कुल एक्सपोसैट जो है ना, ये आपका इसरो का एक तरीके से बोल सकते हो नासा के जैसा मिशन है, जो आपका नेब्यूला हो गया, ब्लैक होल्स हो गया, इन सारी चीजों की रिसर्च के लिए। अब एक्सपो ही है, एक्स लगा हुआ है, तो एक्सरे पोलरोमीटर इसका करके फुल फॉर्म होता है। पहला वाला बिल्कुल ठीक है, एक्सरे पोलरोमेट्री वाला। सेकंड, पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड लेके जाएगा। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ऊपरी कक्षा है कि निचली कक्षा है। करंट अफेयर पे भी जब हम लोग पढ़ते हैं ना, क्योंकि मतलब स्टेट पे हो जाता है कई बार, कितना डीप में नहीं जाते, बट अभी लेवल बढ़ाया है। ये क्वेश्चन का लेवल पे सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट आपका सही रहेगा इसका। ओके, अगर किसी बच्चे ने केवल एक लगाया ना बेटा, आपका गलत है। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। और इससे आपको एक चीज पता चलेगी, करंट अफेयर थोड़ा और पढ़ना है। साइंस एंड टेक के इस बार बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया था, दिल खुश वाला था। तो जिन्होंने साइंस एंड टेक नहीं पढ़ा है ना, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया।
सेम छत्तीसगढ़ में पंचायती राज जो एडीओ के नाम से कर रहे हैं ना, पंचायती राज के बहुत सारे क्वेश्चन थे। चलो, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो, आईएनसी के बारे में अगर बात करेंगे, बिल्कुल आपका 1885 28 तारीख को हुआ था, 28 दिसंबर को। पहले अध्यक्ष बनर्जी जी थे। ये वाले हम लोग बहुत बार करे, सेम टू सेम। मेरे को लग रहा है ना एज इट इज हमारे यूट्यूब का लेक्चर का कॉपी कर लिया क्वेश्चन। चलो, फातिमा बीबी हाल ही में जिनका निधन हुआ, वो भारत की पहली आपकी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रहे हैं। ओके, चलो आइएगा, नेशनल इनकम के बारे में आपको बताना है। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 की यदि बात करेंगे ना, इस पे मैं श्योर नहीं हूं, मतलब मे बी जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो उस पे लेते हैं बाजार मूल्य पर एनएसपी और आपका अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ओके, क्योंकि देखो पुस्तक के अंदर माइनस लगा है तो मे बी ऑप्शन बी होगा, बट इसका इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। तो ये वाले क्वेश्चन भी क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन अपने को ऐसे मिलने वाले हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं, जापान ओपन की बात करेंगे। तो जापान ओपन कितने जीता यार? एज इट इज था इसका एल जेंस नाम का है। अगर आपको नाम पता तो आपने टिक किया होगा, अदरवाइज इग्नोर करने वाला था ये भी। चलो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, इंडियन हिस्ट्री का था। फिर दर्शन है। अब आपको दर्शन भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। जैसे मेंस के सिलेबस में तो दर्शन शास्त्र आता है, बट प्री में दर्शन के क्वेश्चन अब डीप में जाने लगे। जैसे जैन दर्शन के बारे में बोल रहा है, मुख्य सिद्धांत क्या है इसके? अनेकांतवाद और स्यादवाद। पहला स्टेटमेंट ये दिया है, हम लोग इतना तो पढ़ा लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं जो स्थायी गुण किसी वस्तु प्रकृति का निर्माण करता है। ओके, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब आने वाली जो भी हमारी क्लासेस होंगी फ्यूचर में, उस पे हम लोग ये सारी चीजों पे और डीप जाएंगे। अभी तो हम लोग और करते हैं, अभी जैसे हमारा नया बैच शुरू होगा उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे कि किस किस प्रकार से आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। बट आपका जो भी चीजें हैं, मेनली ये दर्शन का क्वेश्चन है, हिस्ट्री से थोड़ा अलग जाता है। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। पृथ्वी की सतह पर परावैंगनी विकिरणों के रूप में जो है ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करता है, ये स्टेटमेंट सही है, काफी हद तक सही है। ओके, और दूसरा, बादल और आने वाली गैसें, ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट इसमें सही होना चाहिए। कुछ कुछ जगह इसमें बोल रहा होगा केवल दूसरा सही है, बट आप इसका दोनों सही भी ले सकते हो। ओके, क्योंकि कुछ कुछ जो है आपका पुनः उत्सर्जित परावैंगनी किरणों के रूप में भी होता है, इस पे लो एनर्जी हो जाती है ना। चलो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सरकार का मुख्य विधिक अधिकारी कौन होता है? इनमें से कोई नहीं आएगा। आर्टिकल 76, मैंने बार बार संविधान पे चिल्ला के पढ़ाया है बेटा, है ना। क्या आएगा यहाँ पर? महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल आएंगे, एजी भैया आएंगे, सॉलिसिटर जनरल नहीं आएंगे। ये ऑप्शन ए जो है वो सॉलिसिटर जनरल है, ये नहीं होगा। चलो, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति में प्लवन मुक्त तैरने वाले शैवाल अत्यधिक वृद्धि का कारण बनते हैं, जिसको शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इसमें शैवाल प्रस्फुटन या एल्गी ब्लूम, अंग्रेजी पे आप ट्रांसलेट करोगे तो बनेगा एल्गी ब्लूम, यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा। एल्गी ब्लूम की जगह कुछ दूसरा टेक्निकल वर्ड है, फिलहाल मैं मिस कर रहा हूँ उस वर्ड को। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं ना, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या बताता है? शैवाल प्रस्फुटन, अगर पानी में शैवाल आ जाए, एल्गी ब्लूम हो जाए, तो मछली की मृत्यु दर में आपकी गिरावट का कारण बनता है। पानी की गुणवत्ता और मछली की मृत्यु दर में गिरावट का कारण, दूसरा स्टेटमेंट। ओके, इसमें पहला गलत है। चलो नेक्स्ट आते हैं, आपको बताना है संगम सालब तुलुब ये कौन से रिलेटेड है? मिडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, विजयनगर साम्राज्य, एक ही क्वेश्चन पूछा है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार ऑप्शन ए आएगा। ओके, जो विविध पदार्थों इलेक्ट्रॉनों गतिशीलता के अध्ययन के लिए मिला है। देखो ये भी आप बोल सकते हो साइंस से टेक्स्ट से जुड़ा है, करंट अफेयर से जुड़ा है, ये दोनों में आप लेंगे, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केंद्रीय सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अगर बात करेंगे ना, तो इसका आंसर नैना सिंह होगा, इनको बनाया गया है। इसके बाद रेगिस्तान के बारे में, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर है, बिल्कुल ठीक है ना। 150 mm से कम बारिश होती है, बिल्कुल 150 mm बोल दो, 150 mm क्या 100 mm और कई बार 25 mm से कम बारिश होती है, बिल्कुल ठीक है। लूनी नेत्री जो है एकमात्र नदी बहती है, बिल्कुल राजस्थान में बहती है। उपरोक्त सभी है, जो कच्छ के रण में गायब हो जाती है, सभी स्टेटमेंट सही है। कौन सा मंदिर? यहाँ पर सीजीपीएससी ने किया है ब्लफ। कैसा ब्लफ किया है? मैक्सिमम बच्चे देखे होंगे पूरे करंट अफेयर में राम मंदिर का मुद्दा नहीं पूछा गया, राम मंदिर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इतना सारा हर कोई राम मंदिर के बारे में पढ़ा रहा था, राम मंदिर तो नहीं है। पीएससी ने क्या किया? धोखा दे दिया, बोला राम मंदिर हम नहीं देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? होयसल मंदिर। ओके, ये बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ होगा, इंक्लूडिंग कई हम लोग भी रहे ना, तो हम लोगों से का गलत हुआ होगा। ओके, बेसिक है, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर आपसे आंसर गलत कराया होगा। अगर ये वाला आंसर आपका गलत हुआ है ना, आपने राम मंदिर अयोध्या लगाया है, ओके, तो एक बार मेरे को कमेंट करके बताना कितने लोगों ने जय श्री राम करके कमेंट में मतलब आपका उत्तर में आंसर दिया है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, काटकर जलाने वाली कृषि जिसको झूम कृषि बोलते हैं, वो उत्तर पश्चिमी राज्य में प्रचलित है। आइए प्रायद्वीपी पठार के बारे में बात करेंगे। ये मैं एक ऑफलाइन सेंटर पे जो कहते हैं अपना, तो क्या कहते हैं,
आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह करते हैं ना बच्चे, वहां पे मैंने कवर अप करवाया था, मे भी गौरव सर ने भी इसको कवर अप करवाया इंडियन ज्योग्राफी में। तो प्रायद्वीपी पठार में बिल्कुल 150 मीटर की ऊंचाई, नदी के मैदान मतलब का हिमालय की जो नदियां आती है ना, उन मैदानों की बात कर रहा है। 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाले पठार के रूप में बिल्कुल प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में बात कर रहा है। सीमा को आपको सीधा पकड़ना है, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है, और दक्षिण में कार्डेमोन की पहाड़ी है, दिल्ली पर्वतमाला है उत्तर में, और पश्चिम में आपकी गिर पर्वतमाला है। बिल्कुल मध्य भारत पूरा कवर अप करता है ना, ये वही है आपका। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका ऑप्शन आएगा सी। ओके चलिए, एयर इंडिया का एआई कौन सा बना है? महाराजा। एयर इंडिया का अगर आप लोगों ने लोगो भी देखा होगा तो महाराजा का है, वहीं से आप लगा सकते थे तुक्का। अब यहाँ पे भी कैसा काम कर रहा है देखो, विस्तारा एक एयरलाइंस का नाम है, विस्तारा हो ही नहीं सकता। ओके, सीरी जो है आईफोन का आपका वर्चुअल असिस्टेंट है, वो हो नहीं सकता। या तो ऑप्शन डी है या तो ए है। तो जो आपका एलिमिनेट करने वाला मेथड था ना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बी और सी आपका एलिमिनेट हो रहा था, ए या डी में खेलना था, महाराज लगा के आप लगा सकते थे। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संघ के और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल, जो भी भारत का संविधान पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, पता है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा भारत की प्रस्तावना में ही लिखा है भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और इसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब लोकतांत्रिक गणराज्य कैसा वाला है? संसदीय व्यवस्था वाला है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट प्रीएम्बल से पकड़ रहा है और दूसरा भाग 1 से पकड़ रहा है, या अनुसूची 1 बोल दो। अनुसूची 1 और प्रीएम्बल का क्वेश्चन है, मतलब दोनों के स्टेटमेंट देके दिया है, करेक्ट आंसर सी आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, संगीत श्रेणी में, ये करंट अफेयर का है, मेरे ख्याल से वाला मैंने यूट्यूब में करवाया था, ग्वालियर इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कैबिनेट सचिवालय के बारे में बोल रहा है। इतना डीप हम लोग भी कई बार प्रशासन पे या संविधान पे नहीं जाते, तो ये क्वेश्चन हमारे नोट्स के बाहर का, अभी तक जितने क्वेश्चन बताए मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे नोट्स के, चाहे आप यूट्यूब के लेक्चर देखे हो चाहे पेड बैच देखे हो, रिकॉर्डिंग अभी भी अवेलेबल है, एक बार मैच कर लीजिएगा। चलो केंद्रीय सचिवालय के बारे में बात करेंगे, तो कैबिनेट सचिवालय जो है प्रत्यक्षता उपराष्ट्रपति के अधीन नहीं होता जी, ये पीएम के अधीन होता है। ओके, प्रधानमंत्री के अधीन होता है कैबिनेट सेक्रेटरिएट। ऑप्शन 1 गलत है, मतलब फूट 1 गलत है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख, ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, इसका केवल 2 सही होगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट आते हैं 36 के बारे में, तो ये अभी ना काफी चर्चा में मुद्दा था, ये भी पर्यावरण का क्वेश्चन है बट करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। आप देखोगे ना तो जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है, एनवायरमेंट का टॉपिक में आप देखोगे, जो गाड़ियां होती है ना, अपनी गाड़ियों के एग्जॉस्ट में लगा रहता है कैटेलिटिक कन्वर्टर। जो BS6 नॉर्म्स की गाड़ियां आ रही है ना, BS6 नॉर्म्स की गाड़ियों में ये जो है आपका क्या कर दिया गया, एकदम अनिवार्य कर दिया गया, इसको आपको लगाना ही है। तो मारुति की जो अल्टो वाली गाड़ियां आती है ना, या मारुति की जो लो एंड गाड़ियां आती है वैगन आर वगैरह, उनमें से उनके साइलेंसर बहुत ज्यादा चोरी हो रहे थे, एग्जॉस्ट जिनको हम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा चोरी हो रहे थे। कारण क्या था? उस पे आपको मिलता है रोडियम। ये काफी ना एक तरीके से बोल सकते हो प्रीसियस मेटल है, महंगा धातु है, ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत बहुत है। तो आजकल गाड़ी के चोर लोग जो होते हैं BS6 वाली ना, गाड़ी चुराने में उनको उतना फायदा नहीं है जितना उसका साइलेंसर निकाल के चुराने में है। वो रोडियम के चक्कर में ही चोरी कर रहे थे। सेम एक कॉपर आता है, कॉपर का क्वेश्चन हो सकता है, मे भी आपसे पूछ दे अगली बार। आप जैसे वायरलेस चार्जिंग होती है, या जो ईवी की चार्जिंग हो रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की चार्जिंग हो रही है, तो उसमें कॉइल किसकी बनी रहती है? जो तांबे की है। तो अफ्रीका का देश है, अफ्रीका में टेस्ला, टेस्ला आप लोगों ने सुना होगा नाम ना, तो अफ्रीका के लोग, और आई थिंक लंदन में भी शायद केस हुआ है, जो टेस्ला के चार्जिंग पॉइंट है ना, उनको वो उखाड़ उखाड़ के वहां से तार ले जा रहे। क्यों? क्योंकि कॉपर भी महंगा बिकता मार्केट में, तो उसको वो लोग इसीलिए लेके जा रहे हैं। तो ये दो चीज को अपने को ध्यान रखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे। 37 क्या बोलता है? कद्दू, तरबूज, ये सारी चीजों को, या गायों का दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन, ये स्कूल पे हम लोग आई थिंक 9th या 10th पढ़ते थे ना, तब हमारे बायोलॉजी के सर ने बताया था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक इंजेक्शन लगाओ तो गाय बहुत ज्यादा दूध देती है, सब्जी उब्जी का भी आकार बढ़ाने के काम करता है। चलो आते हैं भारत की, स्वतंत्र भारत की बोला है, ध्यान से देखिएगा। पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दैट इज दामोदर वैली। अगर आपने भाखड़ा नागर लगाया है गलत होगा, दामोदर वैली होगा। ओके चलो, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, इसको मैंने ट्रिक से याद किया था, आई थिंक मैंने यूट्यूब में शायद इसका बताया था, मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक 1-2 बच्चों से जब मैं कॉल पे डिस्कशन कर रहा था ना उनको बताने के लिए, तब मैंने बताया था। अर्थशास्त्र आया, पैसा आया, पैसा का मतलब सोना, तो गोल्डिन आपको लगाना रहेगा, क्लाउडिया गोल्डिन इसका आंसर होगा। ओके, लक्षद्वीप समूह, मोदी जी गए लक्षद्वीप, आ गया। लक्षद्वीप के बारे में था, मैं शायद 1-2 बच्चों से, जब जो बच्चे मेरे से कॉल में बात करते हैं ना, कभी कभी डिस्कशन करते करते हम लोगों से सारे टॉपिक निकलते हैं। आई थिंक मैंने किसी को डिस्कशन में भी बताया था कि लक्षद्वीप से क्वेश्चन आएगा, बेसिक ही रहेगा। तो लक्षद्वीप का आई थिंक मैंने ना, आप यूट्यूब कम्युनिटी चेक करिएगा, यूट्यूब कम्युनिटी पे भी ये वाला क्वेश्चन होगा। ओके, तो द्वीपों के समूह के छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, बिल्कुल कोरल रीफ से बना है, पहला स्टेटमेंट सही है। इनको पहले लकाद्वीप, मिनिकाय, अमीन देवी के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही है। 2 स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के पास है क्या? नहीं, ये केरल आप बोल सकते हो, केरल के पास देखने को मिलेगा, पहला दूसरा सही है। अरब सागर में ना, तमिलनाडु आपका बंगाल की खाड़ी हो जाता है, तो केवल 1 और 2 इसमें सही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा।
बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो सीजीपीएससी यही ब्लफ करता है ना। जैसे लक्षद्वीप का मैंने जो कम्युनिटी पे क्वेश्चन डाला होगा, वहां पे मैंने लक्षद्वीप के बारे में कितने द्वीप है ना, क्या नाम पड़ा है, ये सारी चीजें दी थी और क्वेश्चन बेसिक। करेंट अफेयर के सीजीपीएससी का एकदम प्यारा टारगेट है, वो करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछेगा, जो मुद्दा टॉप में हॉट टॉपिक है वो रहेगा, या तो क्वेश्चन ही रहेगा तो उसका ऑप्शन देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, और जो हॉट टॉपिक होता है उसको आप जितना डीप पढ़ोगे क्वेश्चन इजी आ जाएगा, एकदम इजी। और जो आप एकदम इजी पढ़ के जाओगे, जैसे भौतिकी का नोबेल किसको मिला, आपने नाम याद किया होगा, पर पूछा गया रिसर्च के बारे में, तो यहाँ पर आप जब भी पढ़ेंगे आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि आप ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकते करंट अफेयर पे कि यार ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्टिंग इवेंट से ये वाले व्यक्ति ने इस पुरस्कार को जीता, केवल उतना आएगा। ओके, ये बार बार हम लोग पहले भी बताते थे, अभी भी। जो बच्चे आलस करते हैं ना कि केवल नाम याद कर लेंगे उतने पे काम बन जाएगा, मुश्किल हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो आगे अभी आप लोगों को ध्यान रखना है, देखेंगे हम लोग कितने बच्चों के एग्जाम निकलते हैं, कितना नहीं निकलता, कट ऑफ के बारे में थोड़ा देर बाद बात करते हैं। बौद्ध दर्शन के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। बौद्ध दर्शन में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का स्टेटमेंट जो है मिलता है, बिल्कुल पहला करेक्ट होगा। बुद्ध हमेशा दार्शनिक समस्या में उलझे के अलावा मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन पर जीने को दौड़ते, बिल्कुल गौतम बुद्ध की शिक्षा में यही चीज है ना, कि आप जो भी मानवीय कष्ट है उनके मुक्त, आप उनसे मुक्त होने के लिए कैसे हम बढ़ सकते हैं, तो सी स्टेटमेंट आएगा। चलिए, नाम मात्र जीडीपी क्या होता है, जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी जिसको अपन बोलते हैं, जीडीपी का मूल्यांकन स्थिर बाजारों पर किया जाता है, इकोनॉमी का बेसिक क्वेश्चन है, खैर शायद ये वाला हम लोगों ने नहीं पढ़ा था ना। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है, दयानंद सरस्वती। ये सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 42 43 आपने हिस्ट्री या इकोनॉमी थोड़ा जाके पढ़ा तो ठीक है, अदरवाइज इस पे आप तुक्का नहीं मार सकते। जो स्टेटमेंट वाला रहता है, ये वन लाइनर एग्जाम के रहते हैं, वनडे एग्जाम के रहते हैं क्वेश्चन, है ना। इसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बनेगा, क्योंकि अगर मान के चलिए अभी हो सकता है हमारे पिछले नोट्स में नहीं हो, कई कोचिंग वालों के पिछले नोट्स में ना हो, बट ये आगे जाके आ जाए। ओके, तो कुछ कुछ चीजें होती है जो आपको करना है, इन फ्यूचर हम लोग वैसा चीजें आपको और प्रोवाइड करने वाले हैं, आगे चीजें में बाद में बात करेंगे वो सारी चीजों के लिए। अभी फोकस करते हैं आंसर पे। गरबा नेत्र के बारे में बोल रहा है, गरबा। अब कोई भी बच्चा गरबा के बारे में अगर नहीं जानता ना, तो उसके कुछ नहीं पता, छोड़ दो यूनेस्को की धरोहर वगैरह कुछ भी, सारी दुनिया छोड़ दो। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, गरबा आपको पता होगा, दया दीदी करती है, दया बिन करती है, गुजरात का है ना। ये किसी बच्चे का अगर आंसर गलत होगा ना बेटा, तुम क्या कर रहे हो जिंदगी में नहीं पता। ओके, एकदम बेसिक है। ये भी धावन सोटे का रासायनिक नाम, ये क्लास 9th का बच्चा बता देता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का संविधान कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन था बड़ा खतरनाक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम वाले थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। अंगीकृत बोलता तो अपन 26 नवंबर 1949 लेते, लागू 26 जनवरी 1950 होगा। केम इनटू फोर्स लिखेगा ना तो 26 जनवरी 1950, अडॉप्ट लिखता है तो 26 नवंबर 1949, है ना। अगर ये किसी बच्चे का गलत हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, मे बी आपने शायद ठीक से पढ़ा ना हो, क्योंकि कई बार क्या है, जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं ना बच्चों को, प्रिएम्बल वगैरह पढ़ाते हैं, तो कई बार हम लोगों से भी ये वाला वर्ड निकलता है संविधान लागू होने की तिथि। ओके, वो पढ़ाने के तरीके में कई बार आ जाता है, हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा इशू रहता है, बट लागू आपको 50 पे लेना है, अंगीकृत आपको 49 पे लेना है। कई बार जब भी हम लोग भी यूट्यूब में बताते थे ना, तो यहाँ पे मैं भी कई बार जो है मेरी जुबान लड़खड़ा जाती थी, तो अंग्रेजी पे इसको याद रखिएगा, अडॉप्ट और केम इनटू फोर्स। अडॉप्ट को 26 नवंबर 1949, केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। ये भी हो सकता है कि बच्चों को गलत हुआ हो। पानीपत का तीसरा युद्ध, आई थिंक 1761 इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 47। देवप्रयाग, ये भी हम लोगों का एक शॉर्ट्स डाला होगा, देखिएगा, पंचप्रयाग का मैंने ड्रेनेज सिस्टम बताया है। ओके, तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनता है, और यहीं से हमारी गंगा नदी बनती है। ओके, पहले अलकनंदा और भागीरथी दो अलग अलग धाराएं कहलाती हैं, उन दोनों के जुड़ने से आपकी जो नदी बनती है वो है गंगा। ओके, तो यही है, ये हम लोगों ने यूट्यूब में, ये तो सारे यूट्यूब में भी पढ़े होंगे, क्लास में भी हम लोगों ने किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत की मीनारों के बारे में सही कथन का चयन करना है। ये वाला क्वेश्चन छोड़ने वाला था, इग्नोर आप कर सकते थे इसको, क्योंकि इतना डीप जाना मुश्किल हो जाता है। ओके, हर एक बच्चे का जिसका हिस्ट्री से उसका मतलब कोई ज्यादा बैकग्राउंड नहीं है, जिसको हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है, ये इग्नोर करने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 49 का केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्यक्तिगत आय क्या होता है, पीडीआई। तो पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं हम लोग, ये होती है आपकी व्यक्तिगत आय, आपकी जो इनकम है उसमें से आप टैक्स घटा दो। ओके, तो आपका ऑप्शन बी आई थिंक होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 पे है ना आई थिंक। ओके, 50 का भी आई थिंक आंसर बी ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51, ये इंडस्ट्री वाले क्वेश्चन हम लोगों ने बार बार किया, इसमें एक भी मिला लेते तो बन जाता। जैसे जूट उद्योग आपका रायगढ़ में मिलेगा, है ना, कोसा उद्योग आपका जांजगीर चांपा में मिलेगा, लाफार्ज सीमेंट को छोड़ते हैं, बाल्को आपका कोरिया में मिलेगा। लाफार्ज सीमेंट कहां सेट हो रहा है, सोनाडी में। ओके, इसके हिसाब से अगर आप आंसर देखोगे, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 51 का मैंने मार्क करके रखा, ऑप्शन ए होना चाहिए। चलो 52 की बात करेंगे, आदिवासी संगीत, हीरालाल शुक्ल, ये क्वेश्चन इग्नोर करने वाला था।
ओके, ये सारे क्वेश्चन जो रहते हैं ना नामक पुस्तक के लेखक, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है प्लीज ऐसे क्वेश्चन को टिक मत करिएगा कभी भी। जो मैंने आपको बताया था ना, आपका अगर मान के चलो 70 क्वेश्चन भी सही है, 140 आप पार हो, आराम से आपका सिलेक्शन है। 70 के ऊपर अगर आप मान लो 75 पे हो, 150 आपका आराम से सिलेक्शन है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं 10 से 15 जो एग्जाम में छोड़ने वाले रहते हैं, बच्चों को केवल माइनस करने के लिए आते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में सही कथन का चयन करना है। घोटुल की उत्पत्ति की जनक लिंगोपेन है, बिल्कुल लिंगोपेन को बस्तर की भूमि को खेतीहर भी बोलते हैं, गलत स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। ओके, कौन सा रहेगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53 का ए सही है, आर गलत है। ओके, चलो लिंगानुपात के बारे में ये भी जिला दर्शन की वीडियो में कवर है। कोंडागांव आई थिंक कोई स्टूडेंट ने मुझको बताया था जब हम जिला दर्शन कर रहे थे, और उस पे उसने बताया था कि सबसे आपका जो है ज्यादा लिंगानुपात वाला यहीं पे मिला। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जननांकीय लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ में किस आयु वर्ग की बहुलता है। देखो इसको अगर आप नॉर्मली डाटा के हिसाब से करोगे तो भी बन जाता, अदरवाइज देखो 15 से 64 सबसे ज्यादा एज गैप के लोग यही दिख रहे हैं, यही होगा। 64 साल के ऊपर के लोग फिर फेंक कर जाते हैं, 0 से 14 अपने यहाँ उतना भी वृद्धि दर है नहीं, तो 15 से 64 मान सकते हैं। रोका चेक का अभियान बहुत क्लोज डेट दिया था 6 जुलाई, ये हमारे करंट अफेयर के मैगजीन पे। ओके, चलिए कम आपका कप्पल पंडुम, जो बच्चे पेड बैच में बैठे हैं ना, मैंने बहुत सारे पंडुम कराए थे, जिला दर्शन के टाइम पे भी पंडुम हुआ है और कल्चर के टाइम पे भी पंडुम हुआ है, और कुछ पंडुम मैंने ना बाद में पीडीएफ में अपडेट किए थे। तो जो हमारा पेड बैच में रहता है ना, जो छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन वाला पेड बैच लिया होगा, कंप्लीट वाला लिया होगा, उस पे आपको ये सारी चीजें दिख गई होंगी। पंडुम बहुत सारे हुए थे। तो कप्पल पंडुम की अगर बात करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 57 का, इसका आंसर क्या आएगा, ए। अब देखो यहाँ पर भी आपका एक ट्रिक छुपा हुआ था, यहाँ पे डोरला और दोरला दो दिया है, बाकी में नहीं दिया है। तो वैसे भी अगर आप तुक्का मारते ये आंसर हो सकता था, दोनों नाम दे दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको जिला क्रम बताना है, तो बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग ये ले सकते हो आप। ओके, ये मेरे ख्याल से विलोपित होगा, वैसे क्वेश्चन नंबर 58 में भी चांस है विलोपित हो। आते हैं, आईसीएपी पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है, क्वेश्चन नंबर 59 ये करंट अफेयर का था, आई थिंक हम लोगों ने इसको डाला हुआ है करंट अफेयर में, भावना गुप्ता होगी। चलो सिरपुर के बारे में है, यहाँ पे बोल रहा है कि किसका आपका प्रशस्ति में नाम नहीं है। ओके, इतना डीप आई थिंक नोट्स पे नहीं था हमारे, हाँ मे बी हम लोग अगले टाइम अपडेट करेंगे, या हो सकता हो, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इस पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक हो सकता है देवदंडी और एक हो सकता है भास्कर। ओके, मे बी इसका आंसर देवदंडी होना चाहिए, कि हम लोग भी 4 से 5 बुक से जब हम लोग पढ़ाते हैं ना आप लोगों को, तो मैं जो कंटेंट बनाता हूँ 5 बुक कम से कम मेरे सामने खुली रहती है, उसके बाद कंटेंट बनते हैं उसके। मे बी अगर उसमें से मिस हुआ है तो ये बहुत अंदर का था, ये क्वेश्चन भी छोड़ने वाला था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन इग्नोर करने वाले होते हैं। आओ, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, आपको बोल रहा है गलत स्टेटमेंट को पकड़ना है। देखो तो आपका जमा फूल, ये आपकी सुगंधित चावल की कस्में, बिल्कुल ठीक है। रेनफीड डेवलपमेंट एरिया का उद्देश्य क्या होता है, बिल्कुल आपका वर्षा आधारित, देखो नाम पे ही रेनफीड डेवलपमेंट एरिया, तो वर्षा आधारित खेतों के जो है आपकी फसल पद्धति को बनाना। काली कमोद जो है ये नहीं है, ऑप्शन तीसरा जो है वो गलत है। इसमें क्या होगा, सही नहीं है बोला है ना, एक चेक कर ले, तो बिल्कुल सही नहीं है, इसका ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का क्या आएगा, आपका ऑप्शन ए आएगा। हल्बी के प्रथम साहित्यकार किन्हें माना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 62, अगर ये पता है तो ठीक है, अदरवाइज ठाकुर पूरन सिंह। और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, देखो ये केवल पंचायती राज अधिनियम का केवल ये वाला क्वेश्चन ही था, जो भी बच्चे एडीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया है, अदरवाइज केवल एक ही क्वेश्चन सही था। इसके बारे में आपको लगाना है, तो परिभाषाएं वगैरह अगर हम लोग करते हैं, डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे है, क्वेश्चन नंबर 63 है, क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रक काल में ब्रिटिश प्रशासकों को सेवा काल का सही क्रम, ये तो मैं कितने बार यूट्यूब में या बच्चों आप लोगों को बताया था, एडमंड एगेन्यू, हंटर, सॉन्टिस, विल्सन, काफर्ड, ये नाम आपको याद रखना है, एडमंड एगेन्यू, हंटर, सॉन्टिस, विल्सन, काफर्ड। देखो एडमंड दिया है, एगेन्यू दिया है, हंटर नहीं दिया है, सॉन्डिस दिया है, विल्सन नहीं दिया, काफर्ड दिया है, तो एडमंड, इसके बाद एगेन्यू, सॉन्डिस और काफर्ड, ये सीक्वेंस सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो गढ़वा बाजा, ये हम लोग पूरा कल्चर में किए हुए हैं। झांझ, नगाड़ा और मोहरी, इनसे बनता है, बांसुरी का कोई खेल नहीं है, ऑप्शन ए बी सी होगा। चलो नगर पालिका अधिनियम की धारा 3 में क्या है, इन केस अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते थे। वैसे हमारे ऐप में हम लोगों ने ना इसका नोट्स दिया था और रिकॉर्डेड लेक्चर इस पे प्रोवाइडेड थे। अगर धारा 3 की बात करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 66 का, इसमें आपका ऑप्शन ए आएगा, सारी चीजें हैं। ओके, चलिए परिभाषा ही बोला है। प्रतिवर्ष राजभाषा दिवस कब मनाते हैं, बार बार क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा, 28 नवंबर। कई बच्चे कमेंट करते हैं सर एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों लेके आते हो, रिपीटेड क्वेश्चन बनाने का फायदा होता है। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना, राम मंदिर वाला कितने लोगों ने टिक किया, हमारे वीडियोस से आपको कितना फायदा हुआ, क्योंकि आप ही लोगों का फीडबैक हम लोगों को मोटिवेट करेगा कि हाँ आप लोगों ने लगातार वीडियो देखा या पेड बैच ज्वाइन किया है, तो आप लोगों को दिख रहा है उसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्लीज इस सारी चीजों को बताइएगा। चलो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है, ये भिलाई में है।
और बाबू रेवाराम निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक के कालक्रम में आपको बताना, बाबू रेवाराम के अनुसार। ओके, ये मैंने ना हिस्ट्री वाले उसमें करवाया है, दो मैंने आपको बताया होगा, एक बाबू रेवाराम के अनुसार और एक दूसरे के अनुसार, है ना, मतलब दो हम लोगों ने किया था और उसमें बोला था ये आपके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद ही पूछेगा, तो ये इग्नोर करने वाला ही था। अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छा है ना, क्योंकि ये क्या हो जाता है आपके कलचुरी काल का अंधकार युग के राजाओं का नाम दिया, थोड़े खतरनाक है, लास्ट लास्ट के हैं। इस पे करेक्ट आंसर की यदि बात करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 69 में डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, ऑप्शन बी आएगा 4132। ओके, चलो, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार पंचायत, प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगा। ये धारा का क्वेश्चन आ गया, जनरली पंचायती राज अधिनियम के धारा के एडीओ वगैरह में आते, पहली बार हुआ यहाँ पे डाला है, तो यहाँ पर भी पीएससी ट्रेंड सेट कर रहा है आपका। ओके, कि अगर आप पढ़ रहे हो तो अब धारा के अकॉर्डिंग पढ़ो, हम लोग धारा के अकॉर्डिंग बताते हैं सारी चीजों को, और एडीओ में तो खैर होता ही है। ओके, चलिए इसकी अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आएगा धारा 66। आओ, मुड़िया जनजाति की मृत्यु के अवसर पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, घोटुल पाटा। एक बच्चे ने ये वाले वीडियो पे कमेंट भी किया था मेरे, अभी उसको याद आ रहा होगा, वो बोला था कि सर घोटुल पाटा जो मृत्यु के अवसर पर नहीं होता, बट ऑप्शन मैंने उस समय बताया था उसको कि घोटुल पाटा ही आपको लेना है, घोटुल पाटा ही इसका आंसर आएगा। ओके, चलो, 1937 में रविशंकर शुक्ल, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे यूट्यूब से डायरेक्ट आया है, शिक्षा मंत्री। आओ, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री, ये वाला भी यूट्यूब में डाला था मेरे पीएससी के लिए। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे क्वेश्चन, थिंक 50 में से 31 क्वेश्चन के आसपास छत्तीसगढ़ के थे, है ना। चलो, खनिज को मिलाना है, कहाँ पे है, चुपचाप अगर आप हीरे को भी पकड़ोगे तो बन जाएगा, सोना भी पकड़ोगे बन जाएगा, कोरंडम भी पकड़ोगे बन जाएगा। करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं डायरेक्ट, आपको क्वेश्चन नंबर 74 पे अपना जो आंसर आएगा ना वो होगा ए। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कहां कहां फैमिली बोर्ड, ये क्वेश्चन इग्नोर करने वाला था। ओके, ये बहुत कम बच्चों को बना होगा, ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। फैमिली बोर्ड आपका मैं आंसर दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे 75 है ना, 75 का जो मेरे पास आंसर है वह ऑप्शन सी। ओके, पहला तीसरा चौथा, मतलब कांकेर, जांजगीर चांपा और कबीरधाम। आओ, कलचुरी कालीन शामिल होने वाले गढ़, ये मैंने पढ़ाया है बच्चों को, कौन कौन पेड बैच वाला था, है ना, जैसे श्रद्धा है, तनुषा है, नैना है, ये कुछ कुछ बच्चे हैं जो आपके बैठे हैं, और मैंने वहां पे ये बच्चे रो रहे थे कि सर इतना डीप नहीं जाएगा, आया है डीप, है ना। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को विभाजित करो। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा था ना, आपको केवल शिवनाथ नदी के दक्षिण का एरिया को काटना था, जो भी एरिया आपको अगर शिवनाथ नदी के दक्षिण दिख रहा है उसको आप काट दो, जैसे खल्लारी हो गया, फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सिमगा हो गया, ये सब शिवनाथ के दक्षिण पे है। और आपको रतनपुर पूछा है, शिवनाथ के उत्तर पे खरौद, लाफा, छुरी, पंडर, भुट्टा आएगा, ऑप्शन आपका 76 का ए होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास 77 है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वन क्षेत्रफल कितना है, 59,772। बेसिक एक क्वेश्चन दिया है और वो भी इतना रद्दी क्वेश्चन है जिसपे डाटा नहीं बदल रहा है, बहुत रेयर होता है कि डाटा बदलेगा। ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा। आइए, बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह मंडप किस पे मनाते हैं, महुआ के पेड़ पे मनाते हैं, 78 का जो होगा ऑप्शन ए आएगा। चलो, छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल, बेसिक क्वेश्चन था, डीएन सा, ये जो कोई गलत किया होगा ना बेटा, या तो आप बिल्कुल इस चीज को ऐसे छोड़ दियो यार, प्रथम प्रथम वाला नहीं पूछता है, बट ट्रेंड चेंज हो गया, पूछ दिया प्रथम वाला, है ना, या आपने पढ़ा ही नहीं होगा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, मैं मान सकता हूँ। चलो, छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित कुछ पर्व है, ये पंडुम वाले मैंने पढ़ाया था। आपका इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 80 की, तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आपका जो है वो आएगा ए। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं, छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता, ये हम लोग ना लाख वाला इंडस्ट्री पे या जो उद्योग वाले टॉपिक है, वनोपज वाले टॉपिक है, उस पे बताया था, पलाश, कुसुम और बेर, इस पे आपके जो है लाख के कीड़े रहते हैं, पारिजात नहीं आएगा। ओके, चलो, पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत के कृत्य के बारे में क्या सही है, ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 82। देखो, पंचायती राज का फिर से पूरा धारा ही दिया है। ओके, अगर आपको धारा याद नहीं है आप इग्नोर कर दो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप गलत टिक करोगे उससे बेहतर है आप पूरा इग्नोर करो। इसका आंसर क्या आएगा, 82 का ए। 83 के बारे में बात करेंगे, ये क्वेश्चन का जो है ना ये छोड़ने वाला था, इसका आंसर मैंने भी देखा नहीं है, क्योंकि 2011 की जनगणना है और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कहां पर 25, ठीक है, ये क्वेश्चन आप छोड़ दो, इसका आंसर नहीं पता है मुझको भी। रोहिणी नैयर पुरस्कार की अगर बात करेंगे, 84 रोहिणी नैयर आपका मिला है दीनानाथ राजपूत। ओके, चलो, पीवीटीटी मतलब जो आपका प्रिमिटिव ट्राइब्स होती है, मतलब हम बोलते हैं ना विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति में किसी भी जनजाति को डालने का आधार क्या होता है, तो उसकी घटती जनसंख्या या स्टैटिक जनसंख्या, स्टैटिक मतलब जितनी जनसंख्या उतनी है, बढ़ नहीं रही है, और दूसरा साक्षरता का निम्न दर, यही होगा। जनजाति की बात कर रहा है, जाति आपको लगाना ही नहीं है, लिंगानुपात लगाना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि लिंगानुपात जनजातियों में आपका बेहतर है ना, ये तो हमारे उसमें बेकार है, जनजातियों में तो लड़कियां ही ज्यादा होती हैं, तो उनकी घटती जनसंख्या और साक्षरता का निम्न दर, यही कारण बनेगा, उसके हिसाब से आपका दूसरा तीसरा स्टेटमेंट जो भी होगा वो सही होगा।
ओके चलो 86 रतनपुर के मराठा शासक अपने दस्तावेजों में किस भाषा का प्रयोग करते थे? ये मैंने कूट पे डाला था, याद है? मैंने बोला था जब रतनपुर के मराठा शासक आएगा हिंदी छोड़ दो, मराठी, मोड़ी और उर्दू ये रहेगा उपरोक्त सभी। वैसे मोड़ी जो है ना आई थिंक लिपि होती थी उनकी। ओके तो मराठी है, गोंडी है, उर्दू है, ये भाषा आपको देखने को मिलेगी। चलो आइए निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करो। वर्तमान में सिंचाई स्रोतों से ये इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग आपको बनाना रहेगा। ओके क्योंकि वर्तमान बोल दिया है ना 37-38% के आसपास है, 49 लिख रहा है, गलत है। शाकंभरी योजना ये पुरानी रमन सिंह के टाइम पे चलती, गवर्नमेंट बदली, नई गवर्नमेंट का डाटा नहीं दिया, पुराने का दिया है। ओके शाकंभरी योजना बिल्कुल नलकूप खनन से है। ओके प्रमाणित बीज का उपयोग कृषि उत्पादन की और उत्पादकता की वृद्धि का प्रमुख आधार है। बिल्कुल अगर आप अच्छे वाले बीज यूज करोगे तो कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही है आपका, ये स्टेटमेंट होना चाहिए। देख लीजिएगा कहां पर सेकंड और थर्ड है। ओके अब सेकंड थर्ड सही नहीं लिखा है, पहला गलत लिखा है, पहला गलत होगा। चलो बस्तर के काकती वंश के संस्थापक, एकदम लप्पू सा क्वेश्चन, अन्नम देव। छत्तीसगढ़ में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ है? बलरामपुर, तातापानी में मिलेगा, 30 मेगावाट का है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, ये विलोपित होने वाला क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 90 का आपने जो भी आंसर लिया होगा वो आप देखोगे सबसे छोटा जिला कौन सा है, विलोपित होना चाहिए क्योंकि सबसे छोटा जिला आपका कौन सा? शक्ति है, ऑप्शन में नहीं है ना। और अदरवाइज अगर आप जाओगे दुर्ग या जीपीएम आप ले सकते हो। ओके देख लीजिएगा दुर्ग या जीपीएम में कौन सा छोटा है, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ओके चलो बिलासपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे? डब्ल्यू ए शशांक थे, हाल ही में इनका निधन हुआ था, इसके कारण ये जो है इंपॉर्टेंट हो गया था, हमारे करंट अफेयर में होगा। कौन सी अक्षांश रेखा जाती है? बहुत लप्पू सा क्वेश्चन है, कर्क रेखा जाती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हम लोग पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में है ना, जैसे अगर ये पृथ्वी है हम लोग नॉर्थ साइड है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ क्या होती है आपकी? मकर रेखा, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली आएगी। चलो छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय काल में कौन सी घटना नहीं हुई? सती प्रथा का उन्मूलन बिल्कुल हुआ है, रघुजी तृतीय अंग्रेजों के साथ काम कर रहे थे तो सती प्रथा का उन्मूलन करेंगे। नरबली प्रथा पर रोक बिल्कुल करेंगे। यहां पर दो दिक्कत है, ध्यान से करिएगा। जॉर्ज फॉरेस्टर का आगमन और गोंड राजा का, हम लोग जो पढ़ाए हैं ना बच्चे, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा धमदा के गोंड राजा का विद्रोह 2 बार हुआ है। ओके पहली बार रघुजी प्रथम के टाइम पे हुआ है, दूसरी बार रघुजी तृतीय के टाइम पे हुआ है। ओके तो अगर आपने केवल आधा पढ़ा था और ये पढ़ा था कि रघुजी प्रथम के टाइम पे बस हुआ है, जिस समय वो क्या करता है नदी में कूद जाता है, ऐसी कुछ केस था ना, तो ये वाला आपने लगा दिया होगा, बट ये गलत है। फॉरेस्टर जो है ना ये फॉरेस्टर का आगमन नहीं हुआ है। ओके चलो ये ध्यान रखना है, फॉरेस्टर जो है ना ये आई थिंक जिलेदार बोल रहा हूँ सॉरी, सूबेदारों के टाइम पे आए थे। ओके तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। याद रखिएगा गोंड राजा का विद्रोह 2 बार हुआ है ना, हम लोग इसको पढ़े हुए हैं, ये पूरा चीज पढ़े हैं। आपका सती प्रथा का पूरा हमारे जो, अगर आप अभी भी खोल के देख लेना, आज तो डला ही हुआ होगा ना, अभी भी जो भी पेड बैच में जुड़े थे है ना उनको सारी चीजें दी। चलिए आते हैं, ये वाद्य यंत्र के बारे में बात करेंगे, तत्व वितत्व के बारे में बात करेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 94 इसको भी हम लोगों ने किया था, नाम के हिसाब से मैंने पूरा सेट किया था, इसका बी होना चाहिए। ओके चलिए 95 की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 95 का अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे ना, ऑप्शन सी आएगा, पहला तीसरा चौथा। देखो ना आपका दूसरा स्टेटमेंट 26 जनवरी को अगर होता ना तो आप बिल्कुल प्यार से पढ़ लेते कि यार 26 जनवरी, डेट भी याद हो जाती है, डेट ही याद नहीं होगी, है ना। चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये बताना था आपको कौन सा आभूषण कहाँ पहनते हैं। आई थिंक आभूषण की मैंने क्लास बहुत पहले ली थी, बहुत पहले यूट्यूब में भी डाली थी, बहुत पहले मैंने वहां पे भी डाले थे, उसी से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है पेड बैच से भी। करेक्ट आंसर 96 की यदि बात करेंगे ना ऑप्शन ए होगा। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं 97, छत्तीसगढ़ कितने राज्य को छूता है? लघु सा क्वेश्चन था, कोई बच्चा गलत नहीं कर सकता, 7 राज्य को छूता है। ग्राम पंचायत की समिति, ये वाला क्वेश्चन आपका इग्नोर करने का था क्योंकि देखो ये क्या है ना, ग्राम पंचायत के कामकाज और संचालन की प्रक्रिया नियम 1994 के अकॉर्डिंग पूछा, ये एकदम अलग ही आपका नियम वाला रूल और रेगुलेशन वाला है, ये अभी तक कोई भी नहीं पढ़ा होगा, बहुत रेयर है कि कोई बच्चा पढ़ा होगा, है ना। इसके करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है ना, हम लोग 98 की अगर सही आंसर की बात करेंगे ना वो आपका ऑप्शन सी होगा। 99 गोदावरी सबरी कौन से में आते हैं यार? दंडकारण्य रीजन में आते हैं। और 100 आपका पहली वाला दिया है, पहली वाला आपका आंसर क्या आएगा? पहली का आंसर आएगा बी। ओके अब आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कितने क्वेश्चन आपके कठिन थे, कितने सरल थे, कितने मीडियम वाले थे। तो आप देखोगे ना तो 30 के आसपास क्वेश्चन आपके इजी थे, जो 30 के आसपास सारे बच्चों से क्वेश्चन बन गए होंगे। ओके 30 के अलावा अगर बात करेंगे ना तो लगभग 40 से 45 क्वेश्चन मीडियम थे। ओके 45 मान लीजिए आपके मीडियम थे और बाकी जो बचे ना वो हार्ड क्वेश्चन थे। ओके तो 30-45 अगर आप करोगे तो कितना हो जाता है? 40 30 5 75 75 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो इजी थे, आपका मतलब निकाल सकते थे, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते थे।
20 से 25 क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एकदम 100% 20 से 25 ही बोल रहा हूँ, बट 20 से 25 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे ना जो थोड़े डिफिकल्ट थे, और उसमें भी 7 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आपको नहीं छूना था, जो एज इट इज डाटा के साथ आए हैं, जो पीएससी ब्लफ करता है वैसे क्वेश्चन को आपको नहीं छूना था, या जो इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। आप बात करते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर सारी चीजें एकदम हिसाब से चलती है, जिस हिसाब से हम लोगों का मॉडल आंसर है, पीएससी का भी मॉडल आंसर जिस हिसाब से रहता है ना, तो आप मान के चलिएगा कि 130 से 140 ये कट ऑफ होगा, इससे उस पर जाना मुश्किल है। पेपर भले इजी आया है बट बच्चों का बहुत गलत होता है, ये चीजें रहती है। 130 टू 140 में जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 140 तक भी अगर आपका नंबर आया है ना, आप एकदम सेफ हो, ये मान के चलो, आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। ओके, अगर आप 130 तक भी हो तब भी आप भगवान का नाम लेकर एक बार की मेंस की तैयारी कर सकते हो, है ना। अगर आपका लेस देन 130 है, मान के चलो आप 120 से 130 के आसपास हो, तो थोड़ा सा चांस आपका हो सकता है, किस्मत के ऊपर रहेगा। और अगर 110 या 100 तक भी आप ला रहे हो तो फिर आपका चांस नहीं है। ओके, तो ये चीजों को समझिएगा। पेपर के एनालिसिस के बारे में थोड़ी चीजें और बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, करंट अफेयर का वेटेज बढ़ रहा है, साइंस एंड टेक का वेटेज बढ़ रहा है, यूपीएससी के तर्ज पे बोल रहे एग्जाम होगा, खैर उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, उस पर हम लोग अलग बात करेंगे। आने वाले एग्जाम, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपका कोई भी एग्जाम होगा भी, प्रयोगशाला परिचारक का है, या फिर जो भी अभी एग्जाम लाइन पे लगे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस का है, यहाँ पर आप क्या संभावनाएं कर सकते हैं। तो मेनली चाहे पीएससी ले चाहे व्यापम ले, करंट अफेयर पे आपको थोड़ा फोकस करना है, वन लाइनर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। ओके, मतलब क्या है, आप कूट वाले तो बनाते हैं, आप नॉर्मली बनाते हो, कुछ कुछ चीजें ना जो स्टेटमेंट किसी ने बोला है उस पे आपको फोकस करना है। देखिएगा, प्रशासन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। ओके, करंट अफेयर पे स्पोर्टिंग इवेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बट अब अगले जो एग्जाम होंगे उनमें चांसेस रहेंगे। ओके, तो आपको जैसे भी होता है, अगर आप ऐसे रहते हैं कि साल का एक बार करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको मंथली करंट अफेयर रेडी करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिंदी पढ़ो, चाहे आप अंग्रेजी पढ़ो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, साइंस पढ़ो, छत्तीसगढ़ पढ़ो, आपको डीप जाना है। ओके, क्या होता है, जो ये 20 से 25 एकदम कठिन क्वेश्चन है ना, वो 20 से 25 आपसे तभी बनेंगे जब आप डीप स्टडी करोगे, हर एक नोट्स को अंदर तक जाके पढ़ोगे। ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो वही होगा आपका 50 से 65 के आसपास आपके क्वेश्चन जो है बनेंगे। उसके ऊपर अगर आपको 10 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है तो करना पड़ेगा। इन फ्यूचर जो भी हमारे बैचेस आएंगे, नोट्स जो भी हमारे आएंगे, वो उसी हिसाब से अपडेटेड रहेंगे। पेड बैच जो भी हम लोगों का शुरू होगा उसकी प्राइसिंग भी बहुत कम रहेगी। तो सारी चीजों आपके अकॉर्डिंग ही हम लोग सारी चीजें सेट करने वाले हैं। अभी के लिए इसको कवर अप करते हैं। यहाँ पर आप लोग कमेंट में मुझको बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, स्कोर आपका कितना आ रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया ना, जो पीएससी ने ब्लफ किया है एक राम मंदिर के मामले में, उसका कितने लोगों का गलत हुआ है ना, ये सारी चीजें आप जो है, तो जो थोड़ा आपने मतलब एकदम बचकानी गलती की है, या आपने बहुत अच्छे से स्मार्टली टैकल किया, प्लीज आप बताइएगा। और ये भी बताइएगा हमारी वीडियोस ने आपको कितना मदद किया, क्योंकि आप इस चीज का फीडबैक देंगे, आप बताएंगे कि हाँ इतना मदद किया, अगर नहीं किया तो वो भी बताइएगा, तो जिससे क्या है हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि आगे हम लोग और बेहतर काम आप लोगों के लिए कर सके। तो इतना रखते हैं आज के लिए, धन्यवाद।